लेकिन सर फाइनल कॉर्पस ऐसा नहीं बन जाएगा। उसके लिए भी आपके जो 12 साल आप एसआईपी कर रहे हो ना, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस करना पड़ेगा, रीबैलेंस करना पड़ेगा। तो आज बिल्कुल आपको एक पोर्टफोलियो बना के दिखाऊंगा, स्मार्ट प्लानिंग आपको बताऊंगा। एसआईपी में तो हर कोई निवेश करता है, लेकिन स्मार्टली हमको निवेश करना है। एसआईपी को हमको स्टेटअप एसआईपी नहीं करना है, स्मार्टली तरीके से हमको क्या करना है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है एसआईपी उसको डिजाइन करना है। और आज हम वही सीखने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर मान लीजिए मेरा फ्यूचर में कोई फिक्स गोल है कि फ्यूचर के अंदर 12 साल बाद मुझे 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो सर आज की डेट में मैं किस तरीके से म्यूचुअल फंड एसआईपी की प्लानिंग करूं जिससे फ्यूचर में मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आए। अगर आपका भी कुछ इस तरीके की क्वेरी है तो कंप्लीट वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले तो क्या होता है, काफी निवेशक ये सोचते हैं कि भैया मेरी इनकम है 50,000 60,000 रुपए की, तो मैं क्या करता हूं म्यूचुअल फंड में जितना भी मेरा बचत हो रही है वो सारा पैसा जमा करा देता हूं। पहली चीज तो आपको ऐसा नहीं करना है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करना है जिस पैसों की आपको अगले 12 साल तक आवश्यकता नहीं पड़ी। बिकॉज क्या होता है, एक एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, जैसे आपकी 60,000 रुपए की इनकम है, आप क्या सोचते हो अभी मेरा कोई एक्सपेंस नहीं है, 30,000 रुपए सूखे सूखे मेरे पास बच रहे हैं तो 30,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डाल देता हूं। नहीं, आपको क्या करना है, आपके सारे एक्सपेंसेस वगैरह लेस करने हैं। उसके बाद आपको देखना है मेडिसिन वगैरह हर चीज का पैसा आपको कट करना है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड में जो फाइनल आपका अमाउंट बचे वही आपको निवेश करना है। वो पैसा ऐसा रहेगा जिसको आप क्या करोगे, कभी भी छेड़ोगे नहीं। चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ गए, आपके पास एक पैसा ऐसा पैसा होना चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट में हो या आपने एफडी कर रखा हो। म्यूचुअल फंड वाला पैसा है वो आपको छेड़ना नहीं है। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बात आ रही है कि सर यहाँ पे हम जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना सर, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 3 फंड रखेंगे, जिसमें से एक फंड होगा स्मॉल कैप का, एक होगा मिड कैप का और एक होगा सर मल्टी कैप का। अब सर यहाँ पे आपने जो कैची बनाई है किस तरीके की बनाई है, देखो स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप। मल्टी कैप लेने का क्या रीजन है, मल्टी कैप में क्या होता है, जो सेबी का नियम है 65% जो अलोकेशंस होती है वो होती है यहाँ पे मिड कैप फंड्स की। मतलब एक्सपोजर मिड कैप फंड्स का ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट में जब जब मिड कैप फंड में गिरावट आती है, लार्ज कैप फंड जब अच्छे चलते हैं, निफ्टी 50 अच्छा चलता है, तो फंड मैनेजर क्या करता है, मिड कैप का एक्सपोजर कम करता है और लार्ज कैप स्टॉक से उसका एक्सपोजर बढ़ा देता है। तो यहाँ पे क्या कैंची के रूप में ये काम करता है मार्केट में, चाहे मिड कैप में गिरावट आए चाहे लार्ज कैप में गिरावट आए, यहां पे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। अब सर फंड्स के नाम भी बता दीजिए। अगर फंड्स की बात करें तो 3 फंड्स देखने को मिलेंगे, मीरा एसेट्स स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। अब सर हमने यही फंड्स क्यों लिए, इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस थे, काफी फंड्स थे। ये फंड लेने का क्या रीजन है, रीजन देखो मैं आपको बताता हूं साफ तौर पे। पहली चीज तो बात करें मीरा एसेट्स स्मॉल कैप, फंडामेंटल काफी अच्छा है, रिव्यू मैंने कर रखा है, डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पे इसमें हमने सेलेक्ट क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी के टाइम में देखिए 2025 में काफी अच्छा परफॉर्म करा है, होल्डिंग्स काफी अच्छी है, इसका फ्यूचर काफी ब्राइट हमको नजर आ रहा है। और सेकंड चीज यहाँ पे देखिए तो फंड नया है, फंड नया है तो नॉर्मल सी बात है इसका एयूएम कम है। अब जिस फंड का एयूएम कम होता है ना, जो भी फंड्स मार्केट में नए आते हैं उनकी उनमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है। अगर आप भी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है आप अपना एफर्ट लगाओगे कि भैया मुझे जल्दी से जल्दी मेरा बिजनेस है उसको बढ़ाना है। और यही आपकी मान लीजिए कोई परचून की दुकान है, 10-12 साल हो गए आपकी उस दुकान को, तो नॉर्मल सी बात है आपका डेली रूटीन बन जाएगा, मुझे दुकान खोलनी है, दिन भर का काम करना और शाम को घर आ जाना है। लेकिन नए बिजनेस में क्या होता है, हम एफर्ट डालते हैं आगे बढ़ने की, तो यहाँ पे वो चीज आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है इसमें अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन पोर्टफोलियो में इतना ज्यादा बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तीसरा हमने मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड लिया, जिसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया है। अब सर एएमसी हमने ये सिलेक्ट करी है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि मोतीलाल ओसवाल इस एएमसी की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है, फ्यूचर में जाके अगर कोई दिक्कत आती है पर्टिकुलर इस कैटेगरी में तो हमारे पास ऑप्शन है, हम एसटीपी चला सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। जैसे मोतीलाल का अगर हम देखें तो फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है, मिड कैप फंड अच्छा है, स्मॉल कैप फंड अच्छा है, लार्ज एंड मिड कैप फंड अच्छा है, तो हमारे पास ऑप्शन है। क्योंकि जब भी हम स्विच करते हैं, एसटीपी करते हैं, तो सेम एएमसी में होता है। एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी में भी हमारे पास ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। मीरा एसेट्स की बात करें तो मीरा एसेट्स में भी हमारे पास ऑप्शन है मिड कैप फंड। ठीक है, तो ऐसा हमने ऑप्शन रखा है फ्यूचर में, जिससे हमारा पोर्टफोलियो है एक तरीके से स्मार्टली वो डिजाइन हो जाए। यहाँ पे भी सिंपली ऐसा नहीं आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया तो आपका काम हो गया। भैया अगर आप निवेश कर रहे हो तो 12 साल तक आपका काम है इस पोर्टफोलियो को आपको टाइमली क्या करना पड़ेगा, रीबैलेंस करना पड़ेगा, इसके अमाउंट है एलोकेशन से उसको चेंज करना पड़ेगा। सर कैसे होगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पहली चीज तो
क्या देखना पड़ेगा कि सर मान लीजिए अगर स्मॉल कैप फंड्स हैं उसमें मुझे गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, मान लीजिए मिड कैप फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए? उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, जो स्मॉल कैप फंड से इसका जो एसआईपी अमाउंट है वो कम करना है, और जो मिड कैप फंड है उसका एसआईपी अमाउंट है उसको आपको इंक्रीज करना है। मान लीजिए सर लार्ज कैप फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप डाउन जा रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो आपके पास मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड है, इसकी एसआईपी अमाउंट आपको इंक्रीज करनी है, मिड कैप की डिक्रीज करनी है, और स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो स्मॉल कैप की तो आपको एसआईपी का अमाउंट है उसको इंक्रीज करना ही है। तो इस तरीके से क्या होगा, मार्केट को आपको कंटिन्यू वे में वॉच करना है कि कौन सा इंडेक्स किस टाइम पे परफॉर्म कर रहा है और कौन सा इंडेक्स किस टाइम पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। एसआईपी का अमाउंट है वो प्रॉपर तरीके से चेक करना है। और आपकी एसआईपी है सर, हमको कैसे पता पड़ेगा कि हमारी जो अलोकेशन है, बिकॉज क्या होता है अगर हम स्मॉल कैप में भी निवेश कर रहे हैं ना, तो फंड मैनेजर 65% तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाएगा, बाकी का 35% लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में पैसा निवेश करता है। तो सर हमको कैसे पता पड़ेगा कि हमने जो फंड कैरी करा है उसकी अलोकेशन क्या है? तो सिंपली अगर आपको पता करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, जिससे आप खुद पता लगा सकते हो कि सर किसी भी फंड की हम अलोकेशन कैसे चेक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि सर निवेश करना है तो कुछ किस तरीके से करें। सबसे पहली चीज तो ये आती है म्यूचुअल फंड में। देखो कभी भी हम निवेश करते हैं ना, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होता है, जो रिटर्न होता है ना, कभी भी फिक्स नहीं होता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं उसको 15% से 18% से कैलकुलेट करके देख लूं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर इस तरीके से करोगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है अगर आप 15% से 18% से कैलकुलेशन कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड हर साल आपको जो उसका सीएजीआर रिटर्न होगा ईयरली बेस पे, वो आपको 18% का रिटर्न देगा। इसकी कोई संभावना नहीं है, कभी वो ज्यादा भी देगा कभी वो कम भी देगा। इसलिए यहाँ पे क्या करना है, आपको कैंची के रूप में देखना है कि सर 12 से 15% की मैं कैलकुलेशन देखता हूं कि 12 से 15% के बीच में अगर मुझे रिटर्न्स मिलता है तो मेरा पोर्टफोलियो किस तरीके का क्रिएट होगा। तो सिंपली यहाँ पे अगर हम बात करें, एक हम कैलकुलेशन करेंगे 15% से और यहाँ पे एक हम कैलकुलेशन करेंगे 13% से, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखो, पहली चीज तो कैलकुलेशन 2 फिगर से क्यों हो रही है आप समझ जाओगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। सिंपल यहाँ पे हमको क्या करना है, 26,000 रुपए की एसआईपी करानी है। ध्यान से सुनना, 26,000 रुपए की हमको एसआईपी करानी है, और ये एसआईपी हमको कितने साल के लिए करनी है? ये एसआईपी हमको 12 साल के लिए करनी है, जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन करा था। और यहाँ पे हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं 15% के हिसाब से कर रहे हैं। तो उस तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल कॉर्पस क्रिएट होता हुआ हमको नजर आ रहा है वो 1 CR के आसपास का होता हुआ नजर आ रहा है, अगर सिस्टमेटिक तरीके से हम निवेश करते हैं तो, ठीक है। लेकिन सर बताइए कि अगर मान लीजिए हमारा म्यूचुअल फंड है उसने अगर 15% का रिटर्न नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि सर अभी तो हमको पता नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हम 10 साल तक निवेश करें, हम 12वें साल में जाएंगे तब हमको पता पड़ेगा कि यार मेरा फंड है वो एक्चुअल में 15% से ज्यादा दे रहा है, 15% से कम दे रहा है। अब मान लीजिए अगर 15% से कम दे रहा है तो सर क्या करना है, उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट आपका वही रहेगा। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, जहां 12 साल कर रहे थे, 12 साल की जगह अब आपको आपका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 13 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे 15 की जगह हमने कैलकुलेशन करी 13 से, तो यहाँ पे फाइनल कॉर्पस आपका 1 करोड़ के आसपास का बनता हुआ आपको नजर आ सकता है। लेकिन सर फाइनल कॉर्पस ऐसा नहीं बन जाएगा, उसके लिए भी आपके जो 12 साल आप एसआईपी कर रहे हो ना, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस करना पड़ेगा, रीबैलेंस करना पड़ेगा। अब सर वो कैसे होगा? सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो सब कुछ समझ गए होंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये देखना है कि सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, कैसे कैलकुलेट होती है, तो सिंपल इस वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।